हेलो एंड वेलकम। इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देख लिया है। इसके बाद हम लोग अभी जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तो आने के बाद एक दूसरे से वो लोग लड़ने लगी। तो लड़ने के साथ साथ इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध होता है, जो एक संघर्ष का माहौल बन जाता है, तो उसमें उन दोनों के बीच जो लड़ाइयाँ होती है उसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। भारत में 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ये हम लोग अभी पहला देख रहे हैं। इसी वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए तीनों कर्नाटक युद्ध को देखेंगे कि आखिर उसके क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम निकला और कौन सी संधि करने के बाद उसे कर्नाटक युद्ध को रोका गया या कर्नाटक युद्ध विराम हुआ या युद्ध रुक गया। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि हुआ था आपको 1746 से लेकर 1748 के दरमियान हुआ था, 1748 के बीच हुआ था। तो 1748 में संधि होती है। हम लोग शुरू से देखते हैं इसको। तो देखिए, पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था, वो कारण ये था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध चल रहा था तो पड़ता है, तो उस समय जो गवर्नर थे भारत में, जो ब्रिटिश गवर्नर थे, यानी कि जो अंग्रेज गवर्नर थे मद्रास के, वो मोर्स थे। मोर्स मद्रास के गवर्नर थे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, वो पांडिचेरी के गवर्नर थे या पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, ये लोग आपस में, इन दोनों के संघर्ष होता है। वो संघर्ष एक इस तरीके से होता है कि डुप्ले अपनी ओर से एक प्रस्ताव भेजता है जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को, कि आप अपने क्षेत्र में युद्ध मत होने दीजिए, लड़ाई झगड़ा मत होने दीजिए। ये उनको बोलता है कि भाई आप अपने यहाँ लड़ाई मत होने दो। उसके बाद ये क्या करता है कि जो अंग्रेजों को एक प्रस्ताव भेजता है, प्रस्ताव में बोलता है कि हम लोग युद्ध नहीं लड़ते हैं, शांत करता है उनको, अंग्रेजों को शांत कर देता है एक प्रस्ताव भेज करके कि भाई हम लोग लड़ाई और झगड़ा नहीं चाहते हैं। तो वहां पे वो उसको रोकता है। उसके बाद क्या करता है, ये डिप्लोमेसी का सहारा लेता है, यानी कि कूटनीति का सहारा लेता है। ये क्या करता है कि जो मॉरिशस है, मॉरिशस के गवर्नर लाबोर्दोने, उनको भारत बुलाता है और उनकी सहायता से वो क्या करता है, मद्रास पर अधिकार कर लेता है। और मद्रास पर अधिकार करने के बाद इसमें एक ये चीज है कि डुप्ले मॉरिशस के गवर्नर को बुला करके मद्रास पर अधिकार कर लेता है। आपस में फिर इन लोग का आपसी मतभेद हो जाता है कुछ, जिस कारणवश जो मॉरिशस के गवर्नर हैं लाबोर्डोने, वो क्या करता है, 4 लाख पाउंड रिश्वत लेता है, किससे, अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को सौंप देता है मद्रास। यानी यहां पे ये क्या करता है, ये भी इसके साथ जो है छल कर देता है। डुप्ले छल किया और जाकर के मॉरिशस के गवर्नर की सहायता से मद्रास पे अधिकार कर लिया। तो कहते हैं धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। तो इसने क्या करा कि डुप्ले ने तो इसको बुला करके मद्रास पे अधिकार कर लिया, लेकिन इसने क्या किया, वापस से रिश्वत लेकर के 4 लाख पाउंड लेकर के मद्रास को अंग्रेजों को सौंप दिया और मॉरिशस वापस चला गया। जो मॉरिशस का गवर्नर है वो वापस चला गया। उसके बाद क्या होता है कि उसके जाने के बाद डुप्ले फिर से मद्रास पे अधिकार कर लेता है, लड़ झगड़ करके। उसके बाद क्या होता है कि जो कर्नाटक के नवाब को वो आश्वासन ये देता है, यानी कि वो आश्वस्त करता है कि मद्रास में आपको वापस कर दूंगा उस पर अधिकार करने के बाद। लेकिन वो क्या करता है कि मद्रास को उनको वापस नहीं करता है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वो क्या करता है, उस पर अपना अधिकार जमा के रखता है, वो वापस नहीं करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो वापस नहीं करता है मद्रास जो नवाब को, कर्नाटक के नवाब को, तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का जो पुत्र होता है महफूज खान, महफूज खान को जो अपनी सेना लेकर के अनवरुद्दीन भेजता है, एक बड़ी विशाल सेना लेकर के फ्रांसीसियों पे आक्रमण करने के लिए, कि जाओ
फ्रांसीसियों पर आक्रमण करो और मद्रास पर अधिकार करो। तो इसमें क्या होता है कि जो डुप्ले होता है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना काफी सक्षम रहती है और वो क्या करती है कि अडियार के समीप, अडियार के नजदीक या समीप, अडियार के नजदीक में नवाब की सेना को पराजित कर देती है। यानी नवाब की सेना हार जाती है डुप्ले से और डुप्ले जीत जाता है, इसका मनोबल बढ़ जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब ये क्या करता है कि जो अंग्रेजों की एक कोठी होती है, एक फैक्ट्री होती है, उसका नाम होता है फोर्ट सेंट डेविड, उस पर अधिकार कर लेता है, इस पर अधिकार करने का प्रयास करता है। यानी ये जो है ये पांडिचेरी के दक्षिण में होता है, दक्षिणतम सबसे दक्षिण में होता है। तो फोर्ट सेंट डेविड पर डुप्ले अधिकार कर लेता है, प्रयास करता है, आसानी से नहीं मिलता है, 1.5 वर्षों के बाद लगातार प्रयास करता रहता है अधिकार करने का। तो 1.5 वर्षों के बाद उसको सफलता मिल जाती है और वो उस पर अधिकार कर लेता है। इसमें क्या होता है कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1748 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य एक संधि होती है और संधि यूरोप में हो रही है और उस संधि का नाम होता है एला शापेल। एला शापेल की संधि यूरोप में होती है और इस संधि के द्वारा जो यूरोप में लड़ाई लड़ रहे थे आपस में फ्रांसीसी और अंग्रेज, वो जो लड़ाई है वो रुक जाती है, वो युद्ध समाप्त हो जाता है एला शापेल की संधि में। तो जब एला शापेल की संधि में इन लोगों की लड़ाई रुक जाती है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की, उसके बाद उस संधि में यह होता है कि ठीक है, जिस भी क्षेत्र पर हमने अधिकार किया है वो हम वापस कर देंगे। यानी ब्रिटेन जो अंग्रेजी कंपनी है, अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसियों की क्षेत्र पर अधिकार किया वो उसे वापस कर देंगे और फ्रांसीसियों ने जो अंग्रेजों के क्षेत्र पर अधिकार किया है वो वापस कर देंगे, फ्रांसीसी वापस कर देंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि अंग्रेजों को मद्रास वापस कर देता है फ्रांसीसी लोग मद्रास अंग्रेजों को दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज, जो फ्रांसीसियों के अधीन होता है, तो ये उनको वापस कर दिया जाता है। तो 1748 में ये जो संधि होती है एला शापेल की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो चलिए अब हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध को देख लेते हैं कि आखिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले और इसकी संधि कब हुई और कहां हुई। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754 तक चलता है, ठीक है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमने देखा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला था। 48 में जब एक संधि होती है एला शापेल की संधि, उसके बाद युद्ध समाप्त होता है। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है इसका कारण भारत में होता है, यूरोप में नहीं होता है। पहला कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोप था, यूरोप में युद्ध चल रहा था, लेकिन इसका कारण भारत में हो रहे जो कर्नाटक और हैदराबाद में जो उत्तराधिकार का युद्ध हो गया था या उत्तराधिकार को लेकर के जो संघर्ष चल रहा था, उसकी वजह से ये दोनों जो कंपनियां थी, ये दोनों बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से। तो बात है 1748 की, जब हैदराबाद के निजामुल मुल्क यानी कि आसिफ जाह निजामुल मुल्क का निधन हो जाता है और इनके निधन के बाद संघर्ष का दौर शुरू होता है सत्ता के लिए कि अगला शासक कौन बनेगा, अगला नवाब कौन बनेगा, यानी अगला बादशाह कौन बनेगा। हर कोई चाहता है गद्दी पे बैठना और इसको लेकर के हमने देखा है कि कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं और हर कोई चाहता है कि मैं शासक बनूं या मैं राजा बनूं। तो ये तो खैर चलता रहता है। तो उसके पुत्र यानी आसिफ जाह निजामुल मुल्क के पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के मध्य संघर्ष होता है उत्तराधिकार को लेकर के। उसके इसी समय
ठीक इसी समय में हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक में कर्नाटक के जो नवाब रहते हैं अनवरुद्दीन, उनके मध्य और पूर्व नवाब दोस्त अली के मध्य जो है संघर्ष शुरू हो जाता है, सत्ता को लेकर के, सिंहासन को लेकर के, यानी गद्दी को लेकर के इन दोनों के मध्य भी शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि इनमें गुट बन जाता है। जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई व्यापार करने के लिए, तो शुरू में तो हमने देखा है कि वो व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए आए। व्यापार का मकसद ही होता है अधिक से अधिक लाभ लेना, लाभ कमाना, अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन करना। तो ये लोग इस बार क्या करते हैं, ये लोग भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं, और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ही नहीं करते हैं बल्कि गुट बन जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अंग्रेज होते हैं और फ्रांसीसी होते हैं, इन लोगों में गुट बनता है। यानी हैदराबाद और कर्नाटक के जो कर्नाटक में जो एक संघर्ष चल रहा था उत्तराधिकार का, उसमें एक गुट इस तरह बनता है कि हैदराबाद के जो नवाब होते हैं, या हैदराबाद में अंग्रेज लोग नासिरगंज को समर्थन करते हैं, वहीं कर्नाटक में अनवरुद्दीन को समर्थन करते हैं अंग्रेज। और फ्रांसीसी के बारे में हम लोग देखेंगे तो फ्रांसीसी हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को समर्थन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, और वहीं कर्नाटक में चंदा साहेब को सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक गुट बन जाता है कि कर्नाटक में किसको सपोर्ट करना है और हैदराबाद में किसको सपोर्ट करना है। ये दोनों कंपनियां और ये दोनों बड़ी शक्तियां आपस में आमने सामने होती हैं। तो इसी में हम लोग देखते हैं कि इसी के मध्य दोनों कंपनियां आमने सामने आ जाती हैं। अब एक चीज और है कि 1749 में तंजावुर में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। वहां पर जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है तो अंग्रेज लोग देवी कोटाई नामक स्थान पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, वहां पे अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर है, वो क्या करता है, चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग की सहायता से अनवरुद्दीन पर आक्रमण करने के लिए इन लोगों को उकसाता है कि चलो अनवरुद्दीन पर आक्रमण करते हैं। तो अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर देता है डुप्ले इन दोनों की सहायता से। इसमें 3 अगस्त 1749 में वेल्लूर के निकट अंबर युद्ध में पराजित होकर अनवरुद्दीन मारा जाता है। इन लोगों से हार जाता है फ्रांसीसी, और जो चंदा साहेब और जो मुजफ्फर जंग है, इन लोगों से ये लोग नहीं जीतता है। इन लोग जब आपस में मिल करके आक्रमण करते हैं तो अनवरुद्दीन हार जाता है, पराजित हो जाता है, बल्कि उस युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद जब इसी तरीके से एक संघर्ष का दौर चल रहा था भारत में, तो इन सबसे परेशान होकर के जो फ्रांस की सरकार है, वो डुप्ले की इस नीति से परेशान होकर के डुप्ले को फ्रांस वापस बुलाने का निर्णय लिया, और डुप्ले को फ्रांस वापस बुलाया गया, और डुप्ले की जगह अगला गवर्नर गोर्ड्यू को बनाया गया। गोर्ड्यू भारत में फ्रांसीसियों का अगला गवर्नर बनता है। कहा जाता है कि ये अदूरदर्शी था राजनीतिक मामलों में, ये उतना सक्षम नहीं था जितना डुप्ले सक्षम था। तो ये क्या करता है कि भारत में जो अंग्रेजों के साथ संघर्ष का एक दौर चल रहा था, गुट बना हुआ था, उसको छोड़ करके वो अंग्रेजों के साथ समझौता करने को लगातार प्रयासरत रहता है, हमेशा कोशिश करता रहता है, प्रयास करता रहता है कि अंग्रेजों के साथ समझौता हो जाए। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि होती है 1755 ईस्वी में, और इसी संधि के बाद युद्ध विराम हो जाता है। लेकिन ये तत्कालिक विराम होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तृतीय जो कर्नाटक युद्ध होता है, थर्ड कर्नाटक युद्ध में फिर से ये शुरू हो जाता है, क्योंकि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे, उससे पहले ये है कि ये जो पांडिचेरी की जो संधि हुई, उसमें ये लोग के बीच में एक ऐसा तालमेल बनता है कि ठीक है, जिन क्षेत्रों पर हमने अधिकार किया है तुम्हारे, हम तुमको वापस करेंगे, और तुमने जो हमारे क्षेत्र पर अधिकार किया है तुम हमको वापस कर दो। तो ये करके इन लोगों के बीच में संधि हो जाती है और मामला
यहाँ से रफा दफा होता है, लेकिन ये तात्कालिक रहता है। अब हम लोग देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो भारत में तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। तो चलिए अब हम लोग कर्नाटक का तृतीय युद्ध देख लेते हैं कि आखिर वो कब हुआ, संधि कब हुई और क्या कारण थे उनके। तो देखिए, कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ वो हुआ था 1756 से 1763 तक। इसका जो कारण था वो था यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध। तो इसमें क्या था कि फ्रांस की सरकार ने, देखिए, जब एक ऐसा दौर चला कि जिस वक्त में जो अंग्रेजों की कंपनियां थी या अंग्रेज जो सेना लेकर के आने लगे, सेना रखने, देखिए वो कंपनी है, लेकिन वो कंपनी इतनी ताकतवर होती चली गई कि वो अपनी एक आर्मी रखने लगी, वो अपनी सेना रखने लगी। और सेना रखने के बाद वो यहाँ पे युद्ध लड़ने लगी, लड़ाई लड़ने लगी। तो देखिए, जैसे कि फ्रांस की सरकार ने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था काउंट डी लाली। ये एक सेनापति है जिसके फ्रांस की सरकार ने भेजा है, जो पहुंचता है 1758 में। तो हम लोग एक चीज देखें कि 1758 में जब ये पहुंचता है तो भारत की स्थिति क्या है उस समय में। भारत में आप देखें कि 1757 का युद्ध यानी कि प्लासी का युद्ध हो चुका है और बंगाल में अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। बंगाल में अपना कठपुतली, जो हम लोग मीर जाफर के बारे में जानेंगे, जो प्लासी का युद्ध होता है उसमें हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे उसको, तो उसने अपना बैठा लिया, यानी कि वो भारत में और बंगाल के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके हैं। तो जब ये 1758 में लाली भारत पहुंचता है तो भारत में ऑलरेडी जो है रॉबर्ट क्लाइव ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में ही वाटसन की सहायता से, जो फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसियों का जो अधिकार था एक बस्ती के ऊपर, चंद्रनगर जो बंगाल में है, उस पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। जब उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो जब लाली आता है भारत 1758 में, तो वो क्या करता है कि अंग्रेजों के क्षेत्र, यानी अंग्रेजों का जो अधिकार रहता है, अंग्रेजों की जो कोठी रहती है फोर्ट सेंट डेविड, उस पर उसने अधिकार कर लिया। उसमें क्या होता है कि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो लाली है वो क्या करता है कि तंजावुर का घेराव करता है। तंजावुर में अपना एक घेराव करता है उस पर अधिकार करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जो अंग्रेज लोग होते हैं वो बंगाल से अपनी एक सेना की एक टुकड़ी भेजते हैं, एक विशाल सेना को भेजते हैं तंजावुर की तरफ बंगाल से। तो इसमें क्या होता है कि वो विफल रहता है, यहाँ उसको कुछ मिलता। तो चलिए दोस्तों, तो ये है कि तंजावुर से जब वो खाली हाथ लौटता है, यानी उसे मजबूरी वश मजबूरन वहां से हटना पड़ता है, क्योंकि जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने एक विशाल सेना ऑलरेडी अपनी मंगा ली होती है वहां पे। तो वहां से उसे वापस आने के बाद ये होता है कि लाली जो है वो क्या करता है कि मद्रास का घेराव करने का सोचता है या फैसला लेता है कि ठीक है, अब तंजावुर नहीं तो अब सही मद्रास पर हम लोग अधिकार करते हैं। मद्रास का घेराव करता है। मद्रास का घेराव वो लंबे समय तक करता है, लेकिन यहां पर भी उसको कुछ हाथ नहीं लगता है, यहां भी कुछ हासिल नहीं होता है। यहां पे होता क्या है कि इसका फायदा और अंग्रेज उठा लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मद्रास का घेराव लगभग 1 वर्षों तक चलता है, लेकिन कुछ हासिल होता नहीं है। उसके बाद जो 1759 में क्या होता है कि अंग्रेजी सेना नायक या सेनापति कुक भारत आता है। कुक क्या करता है, एक विशाल सेना लेकर के भारत पहुंचता है, और भारत पहुंचने के बाद जब अंग्रेजों की एक विशाल सेना भारत आ जाती है, तब इनको होता है कि चलो अब हम फ्रांसीसियों को बता देते हैं कि हम कौन है, या अपनी ताकत का जो प्रदर्शन करना होता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन होता है, अंग्रेज लोग यहाँ पे करते हैं असली, जो कि युद्ध होता है वांडीवास नामक स्थान पे युद्ध होता है। और वांडीवास का युद्ध एक ऐसा निर्णायक युद्ध होता है जो ये फैसला कर देता है कि भारत में केवल एक ही शक्ति है
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो फ्रांस की कंपनी होती है, वो भी पीछे हट जाती है, क्योंकि उसके पास भी अब कुछ रहता नहीं है। इसी युद्ध के बाद, यानी वांडीवास के युद्ध के बाद, जो फ्रांसीसी कंपनी है एक सिमट करके रह जाती है कुछ क्षेत्रों में, पांडिचेरी या और जो चंद्रनगर है, और कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में फ्रांसीसी कंपनी रहती है। और जो एक संधि होती है 1773 में, हम लोग 1763, माफ कीजिएगा, 1763 में एक संधि होती है, पेरिस की संधि, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक संधि होती है, जिसे पेरिस की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। इस संधि के माध्यम से युद्ध विराम होता है, यानी कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद कर्नाटक का कोई युद्ध ही नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेज लोग फ्रांसीसियों को दबा देते हैं, इनके पास अब कुछ विकल्प बचता नहीं है, अब कुछ रह नहीं जाता है। तो इसमें होता है कि चंद्रनगर और पांडिचेरी उनको वापस कर दिया जाता है। वापस देने के बाद आदि, यानी कि छोटे मोटे क्षेत्रों में वो रह जाते हैं। उसके बाद इसमें एक शर्त रखी जाती है, इसमें एक शर्त ये रहती है कि भारत में फ्रांसीसी अपनी सेना नहीं रखेंगे, सेना अपनी नहीं रखेंगे। यानी कि अब सेना कौन रखेगा? तो सेना रखेगा ये ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वही सेना रख सकती है, उसी का अधिकार रहा और उसी ने लंबे समय तक भारत में शासन किया और